हेलो फ्रेंड, आज का ये वीडियो आईटीआई एनुअल एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया जा रहा है। जो भी आईटीआई कैंडिडेट होंगे, जो भी जिनका भी एनुअल एग्ज़ाम है, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर ये जो भाग दिया हुआ है इसका नाम कम्यूटेटर है। इसी के माध्यम से कम्यूटेटर पे ब्रश के माध्यम से ही करंट बाहर निकाला जाता है। तो ये उभरा हुआ भाग का नाम इसमें पूछ रहा है। तो उभरा हुआ भाग है, इसका नाम कम्यूटेटर राइजर है, क्योंकि इसी पर आर्मेचर वाइंडिंग के जो तार होते हैं इसी पर आकर जुड़ते हैं। जो भी धारा बनती है इसके माध्यम से कम्यूटेटर राइजर में आती है और यहाँ से ब्रश लगा करके दो साइड में निकाल लिया जाता है तार, और यहाँ पर बल्ब लगाकर बांध दिया जाता है। तो चलिए, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कम्यूटेटर राइजर। डीसी जनरेटर का नाम क्या है? इस डीसी जनरेटर का नाम पूछा है इसमें। तो डीसी जनरेटर का नाम इसमें, ये डीसी जनरेटर का सर्किट डायग्राम बनाया है जिसमें ये आर्मेचर वाइंडिंग है। और आज चूँकि हम जानते हैं कि फैराडे के नियम के अनुसार जब कोई चालक या तार का कॉइल होता है, कुंडली, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कट करता है, अगर मान लीजिए एक यह न गया और ये यस हो गया, इसके बीच में अगर कोई कुंडली है घूम रही है, ये यन हो गया, ये यस हो गया, तो ये चुंबक के बीच में अगर घूम रही है तो इसको कट करेगा, इसके चुंबकीय क्षेत्रों को कट करेगी। तो इसके आर पार एक विद्युत बल इसके अंदर बनेगा। वो वोल्टेज यहाँ पर आप बल्ब वगैरह इससे जला सकते हैं इस पावर से, ठीक है। तो इसी प्रकार का ये डीसी जनरेटर का एक लेआउट बना हुआ है जिसमें परिपथ आरेख बना है, जिसमें एक फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है और ये भी फील्ड वाइंडिंग है। क्योंकि ये समांतर में जुड़ा हुआ है इसलिए शंट फील्ड वाइंडिंग, और ये आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है इसलिए ये श्रेणी फील्ड वाइंडिंग। और समांतर में जो जुड़ा हुआ है ये फील्ड वाइंडिंग लॉन्ग है, क्योंकि अगर इसी के समांतर में आर्मेचर के समांतर में जुड़ता है तो शॉर्ट होता। क्योंकि आर्मेचर और श्रेणी फील्ड वाइंडिंग दोनों के बाद जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये लॉन्ग होगा। क्योंकि ये दोनों फील्ड वाइंडिंग चुंबक उत्पन्न करने का काम करती हैं, और दोनों चुंबक अगर सहयोगी नेचर के रहेंगे तो उसे कम्युलेटिव कहेंगे। अगर दोनों चुंबक एक दूसरे के विरोध करेंगे तो इसे डिफरेंशियल नेचर का बोलेंगे। तो यहाँ पर लॉन्ग शंट हो गया और डिफरेंशियल कंपाउंड हो गया। कंपाउंड का मतलब कि वह जनरेटर जिसमें या तो सीरीज जनरेटर रहेगा या तो फिर शंट जनरेटर रहेगा, और जिसमें सीरीज और शंट दोनों रहते हैं उसे कंपाउंड बोला जाता है। इसलिए यह एक प्रकार का कंपाउंड जनरेटर है, और कंपाउंड जनरेटर में भी डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। तो यहाँ डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डीसी जनरेटर, यहाँ पर जो फिगर बना हुआ है, डीसी जनरेटर में अगर हम सभी देखते हैं कि इसमें जो भी विद्युत वाहक बल बनता है, एक चुंबकीय क्षेत्र में जब एक घूमता है, यहाँ पर मान लीजिए कि इसको हम घुमाते हैं तो इस चुंबकीय क्षेत्र को कट करता है। जब तो इसमें विद्युत वाहक बल बनता है तो इसमें धारा इधर को बहेगी या तो फिर इधर को बहेगी। अब ये घूम करके ऐसे जब लोड में जाएगी तो इसी धारा की दिशा जब हमको ज्ञात करना रहता है कि ये धारा आखिरकार जब बनेगी तो किधर जाएगी, तो इस धारा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, चूँकि अंगूठा यहाँ पर रहेगा और ये होगा और एक मिडिल फिंगर होता है, ठीक है। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम या फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि डीसी जनरेटर जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो डीसी जनरेटर में जो भी इसमें ईएमएफ बनेगा यानी वोल्टेज बनेगा उसका मान कितना होगा, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो उसके लिए गणना की जाती है। तो उसके लिए सूत्र होता है P5 ZN/60A।
तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, P5ZN/60A। चूँकि ये वोल्टेज में इस ईएमएफ का मान जो बनता है उसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, इसको वोल्ट में दर्शाया जाता है। और इसमें P क्या है, P चुंबकीय ध्रुवों की संख्या है, और N क्या है, कितना स्पीड पर इसको घुमा रहे हैं, कितना आरपीएम पे घुमा रहे हैं, वो आरपीएम हो गया। Z इसमें कितने चालक हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र को कट कर रहे हैं, Z उस चालकों की संख्या है। और फाई ये चुंबक जो उत्पन्न हो रहा है, चुंबक के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, उस चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा को हम फाई से दर्शाते हैं। और ए मतलब समांतर पथों की संख्या। ये दोनों ब्रश हैं, ये ब्रशों के माध्यम से ही दोनों इसमें बने हुए विद्युत वाहक बल को हम बाहर निकालते हैं। इन दोनों ब्रशों के माध्यम से 1 2 3 4 मान लीजिए ये जितने ध्रुव रहेंगे बाहर इसके चुंबकीय क्षेत्र के, उतने समांतर पथ होंगे लैप वाइंडिंग में, और वेव वाइंडिंग में ध्रुवों की संख्या सिर्फ जितना भी रहेगी, मगर तो उसमें समांतर पथों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 रहेगी वेव वाइंडिंग में, इसमें जो वाइंडिंग की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, P5ZN/60A। इसमें जो भी विद्युत वाहक बल बनेगा उसका गणना करने के लिए सूत्र है। ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है, ईएमएफ बैक ईएमएफ की गणना करना है। इसमें डीसी मोटर है अगर, तो डीसी मोटर में मान लीजिए कि ये डीसी जनरेटर है, अब इसी को अगर चलाएंगे तो ये बाहर सप्लाई डीसी के रूप में निकलेगा। अगर इसी को हम बाहर से सप्लाई दें तो ये मोटर के रूप में ही चलेगा, चूँकि हम मोटर से सप्लाई लेते नहीं हैं बल्कि मोटर को सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर जब इसको सप्लाई देंगे तो ये मोटर के रूप में चलेगा। चूँकि यहाँ पर अगर हम 220 वोल्ट देते हैं अगर, तो इसमें भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है जिसको हम बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं। और इसमें कुछ इसका वोल्टेज जो बाहर से जाएगा, इसका कुछ अंश इसमें हानि के रूप में हो जाता है, यानी वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। तो हानि वाला वोल्टेज और जो विरोधी वोल्टेज उत्पन्न होता है इसके अंदर, ये दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो इधर से जो वोल्टेज जा रहा है दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार बैक ईएमएफ जो होता है, यानी विरोधी वाला वोल्टेज में अगर निकालना होगा तो सप्लाई वोल्टेज में से जो वोल्टेज ड्रॉप IA है उसको घटा देंगे तो आपका सूत्र मालूम हो जाएगा, बैक ईएमएफ बराबर V-IARA। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चित्र में डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। चूँकि ये चुंबकीय क्षेत्र में इसी पर बनता है, ये पोल है, इस पर बाइंडिंग लपेटी जाती है, ठीक है। इस पर बाइंडिंग लपेटेंगे, जब इस बाइंडिंग में करंट जाता है तो ये चुंबक बनता है, और यहाँ पर एक गोले आकार का आर्मेचर होता है, आर्मेचर पे बाइंडिंग होती है, ठीक है। अब इसी पे चारों तरफ अच्छे से फैले चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स, इसीलिए ये चौड़ा टाइप से ऐसे बना दिया जाता है, इसको पोल शू बोलते हैं। इसका काम है कि बाइंडिंग जो इस पे होगा उसको रोक के रखेगा, और इसमें से जो बाइंडिंग का जो चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स है उसको ये समान रूप से क्या करेगा, इस पर फैलाएगा आर्मेचर पर चारों तरफ गोल गोल, ठीक है, वृत्ताकार आकार। इसलिए इस भाग का नाम क्या है, पोल शू है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें डीसी जनरेटर का नाम बताना है, अगले क्वेश्चन में डीसी जनरेटर का नाम बताना है। चूँकि अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चूँकि देखिए ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है। चूँकि आर्मेचर और इसके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसको चुंबक बनाने के लिए सप्लाई चाहिए इस फील्ड वाइंडिंग को। तो इस चुंबक बनाने के लिए इस फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई बाहर से अलग से दिया गया है। बाकी का जो भी इधर देखे होंगे, यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग इसी के सप्लाई इसी के अंदर घूम रही है और ये चुंबक बन रहा है। तो ये सेल्फ वाला हो गया, यानी स्वयं अपना चुंबक बना लेगा अपने ही सप्लाई से। और यहाँ पर जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इसका जो सप्लाई है सिर्फ लोड में जाएगा, न कि चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए अलग से इसमें सप्लाई दिया गया है कि ताकि इसमें करंट आएगा तो ये चुंबक बनेगा। इस चुंबक में कम ज़्यादा करंट का मान करके इस चुंबक को हम वीक एंड
पावरफुल बना सकते हैं। जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होगा या मजबूत होगा, इसमें विद्युत वाहक बल भी कमज़ोर होगा और मजबूत होगा। इसलिए ये अलग से इसको सप्लाई मिला है, इसलिए इसको सेपरेटली बोलेंगे। अलग से उत्तेजित जनरेटर इसका नाम रहेगा। क्या रहेगा? अलग से उत्तेजित जनरेटर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा ये। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? चूँकि जनरेटर में मैकेनिकल ऊर्जा को यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा एक प्रकार का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जोड़ होता है। स्थितिज ऊर्जा मतलब जैसे पानी है, ऊपर है ऊंचाई पर, तो अपनी स्थिति के कारण उसमें ऊर्जा रहेगा और वो ऊंचाई से गिरेगा नीचे, और जब गिरेगा इसका मतलब उसे कोई धक्का नहीं दिया, मगर वो अपने स्थिति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा आएगी। तो इन्हीं स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग को ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है, जो कि मशीन के अंदर पाया जाता है। वो वही मशीन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग का नाम बताना है। तो डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग का नाम बताना है, चूँकि हम बताए थे इसमें 2 प्रकार का कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें फिगर में सही तरीके से नहीं दिया हुआ है। अगर आप सभी फिगर को अगर पहचान पाएँ, अगर आप सभी के सामने अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप सभी इस प्रकार ध्यान देंगे कि अगर इसमें जो है करंट का डायरेक्शन इधर है, इसमें डायरेक्शन अगर इधर है, दोनों का विपरीत डायरेक्शन होगा, तो आधे वाइंडिंग में जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन दूसरा होगा, आधे वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन दूसरा होगा, ठीक है। तो ये जब सहयोगी नेचर के रहेंगे तो एक ही डायरेक्शन में इनका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा और दिशाएं, और जब दूसरी डायरेक्शन में दोनों का तीर रहेगा तो विपरीत टाइप के होंगे। तो यहाँ पर इसे देखने में लग रहा है जैसे कि एक ही डायरेक्शन में इनका तीर दिया हुआ है। तो चूँकि दोनों का चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में बनेगा, तो दोनों कम्युलेटिव टाइप के होंगे। तो यहाँ कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? चूँकि हम सभी जानते हैं कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को घुमाते हैं, जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र बना दिए, यहाँ पर इसमें सप्लाई देंगे, चुंबक बन जाएगा, इसके आसपास भी चुंबक रहेंगे, ठीक है। इसके आसपास भी चुंबक रहेंगे, तो यहाँ अगर कोई चालक है, इसको इसके चुंबकीय क्षेत्र के करीब घुमाएंगे, कट करेगा फ्लक्स, तो इसमें क्या होगा कि इस चालक में एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा, जिसको हम क्या करेंगे, ऐसे बाहर निकाल के बल्ब जला लेंगे, ठीक है। ये बल्ब का सिंबल है। तो इस प्रकार से फैराडे के चुंबकीय सिद्धांत पर ये काम करता है। कौन सा है? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है डीसी जनरेटर, ठीक है। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? चूँकि हम जानते हैं किसी एक चुंबकीय क्षेत्र रख लो, मान लीजिए कि कोई चुंबक है यहाँ पर, मान लीजिए एन है इसमें, ठीक है। इसके कारण जो है कि इसमें बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र इधर निकला हुआ है, इसके चूँकि चुंबकीय क्षेत्र दिखाई नहीं देता है हवा में, तो इसमें क्या है, इसके अंदर से कोई तिरछा जाएगा, कोई इस तरह जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई तिरछा भी जा सकता है, तिरछा जाएगा तो यहाँ इतना एंगल बन जाएगा थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब कि कोई चालक है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में अगर जा रहा है, तो बी एल भी साइन थीटा उस के बराबर उसमें इस चालक में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, यानी वोल्टेज बनेगा, यानी किसी चालक में गति के कारण बनने वाला जो विद्युत वाहक बल का सूत्र है बी एल भी साइन थीटा। बी क्या है? उस चुंबकीय क्षेत्र का मान है, और एल क्या है? उस चालक की लंबाई है, और भी वेग से अगर उसको कट कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र को, तो और थीटा क्या है? साइन थीटा क्या है? जो कि तिरछा कट कर रहा है, कितने एंगल पे चालक चुंबकीय क्षेत्र को कट कर रहा है, थीटा वो चीज़ हो जाएगा। तो आता है बी एल बी साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र होगा बी एल भी साइन थीटा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? चूँकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम प्रयोग किया जाता है। क्योंकि दाहिने हाथ को आप सीधा फैलाएंगे, और मान लीजिए किसी इसमें ये फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम दिया है, जो कि ये गलत है।
अगर आप सभी पीडीएफ के अनुसार मानना चाहें तो इसको मार सकते हैं, मगर तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर ज्ञात करना है तो मान लीजिए यहाँ पर एक तार है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इस तार को करंट की दिशा में अपने अंगूठा को करते हुए पकड़िए तो आपका अंगुली जो है कि ऐसे मुड़ेगा, जैसे तार है तो इस दिशा में ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। आप अपने ऐसे उल्टा आप अपने हाथ को पकड़ेंगे तो यही दाहिने हाथ की हथेली का नियम होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा इसमें। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताना है, क्योंकि ये बाहरी जो है इसका फ्रेम है तो इसका नाम हो जाएगा योक या फ्रेम। अगला क्वेश्चन है 4 पोल डीसी जनरेटर में के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होंगे? क्योंकि हम सभी जानते हैं इसमें 8 समांतर डुप्लेक्स मान लीजिए सिंप्लेक्स रहेगा तो लैप वाइंडिंग में जितने पोल रहेंगे उतने ही समांतर पथ होते हैं आर्मेचर में। तो जितने लैप वाइंडिंग में 4 पोल हैं तो 4 समांतर पथ हो जाएंगे आर्मेचर वाइंडिंग में। अगर लैप वाइंडिंग में अगर डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स मतलब दोगुना, तो यहाँ पर मान लीजिए आर्मेचर वाइंडिंग है, यहाँ पर मान लीजिए कि आर्मेचर है तो आर्मेचर का मतलब कि यहाँ पर ब्रश लगा रहेगा, ठीक है। तो इसी ब्रश के बीच में जो ये समांतर पथों की संख्या होगी ये 3 4, इस सभी में वोल्टेज करंट बनेगा, सभी में करंट बनेगा और एक डायरेक्शन से बाहर निकलेगा। क्योंकि यही समांतर पथों की संख्या दुगुना कब हो जाएगी? जब डुप्लेक्स होगा तो दुगुना हो जाएगी, डुप्लेक्स में दुगुना हो जाएगी। तो ये समांतर पथ जो होंगे आर्मेचर में दुगुना होंगे कब? जब डुप्लेक्स बनेंगे। 8 होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताना है। चूँकि डीसी जनरेटर में एक बाहरी वाले भाग का गोल गोल होता है जो स्टेटर होता है, उसमें स्टेटर वाइंडिंग की जाती है जिसमें फील्ड स्थापित होता है, चुंबक जिसमें बनता है। और फिर इसके बाद इसके अंदर मान लीजिए इसके अंदर एक इस पे फील्ड वाइंडिंग हो गया, ठीक है यहाँ पर, और इसके अंदर जो है गोले गोल ये वृत्ताकार ये आर्मेचर होता है। आर्मेचर का मतलब कि इसी के स्लॉट में बहुत सारे ऐसे लेमिनेटेड पत्तियों को एक के ऊपर ऐसे चिपकाते जाएंगे ऐसे, तो एक सिलेंडर के आकार का बन जाएगा और इसके खाँचों में क्या होगा, ऐसे बाइंडिंग कर दी जाएगी चारों तरफ, ठीक है। ये क्या है आप सबका तो ये हो जाएगा आर्मेचर कोर। ये क्या हो जाएगा? आर्मेचर कोर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़ता है? तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ता है। श्रेणी क्रम का जुड़ने का मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये डीसी जनरेटर है, यहाँ ऐसे एक इंटरपोल का है और यहाँ पर आर्मेचर है। चूँकि इसमें जब विद्युत वाहक बल बनता है तो ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बना करके इसके कमज़ोर करता है, और साथ साथ जो इंटरपोल होता है ये इस पर जो ब्रश होते हैं, ब्रश के माध्यम से जो करंट निकलता है, इस करंट को क्या करता है कि निकलते समय स्पार्किंग होती है यहाँ पर, उसी स्पार्किंग होती है जो कम रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण होती है। चूँकि रिएक्टेंस यहाँ जैसे आर्मेचर के अंदर जो भी करंट और वोल्टेज बनता है उसी प्रक्रिया के अनुसार इसमें एक कम्यूटेशन की प्रक्रिया होती है, जब उसमें रिएक्टेंस वोल्टेज बनता है, वही रिएक्टेंस वोल्टेज इस वोल्टेज का विरोध करता है, इसके अंदर जो वोल्टेज बनता है उसका विरोध करता है। और रिएक्टेंस वोल्टेज का विरोध उसे ख़त्म करने के लिए एक इंटरपोल वाइंडिंग की जाती है, छोटा सा इंटरपोल वाइंडिंग करने का मतलब कि वो वाला जो इंटरपोल में जो भी वोल्टेज बनेगा वो रिएक्टेंस वोल्टेज का विरोध करके ख़त्म कर देगा उसे, ठीक है। तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
अतः ऑप्शन नंबर ये सही होगा। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है? तो वोल्टेज निर्माण करने की आवश्यकता होती है। जैसे पहले से ही अवशिष्ट चुंबकत्व रहेगा, उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का काम होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व का काम होता है कि जैसे मान लीजिए पहले से थोड़ा मोड़ा चुंबक रहेगा तो आर्मेचर जब घूमेगा तो उसी चुंबक को कट करेगा तो विद्युत वाहक बल बनना स्टार्ट हो जाएगा और वही करंट उसमें फिर जाने लगेगा आर्मेचर का और वो चुंबकीय क्षेत्र फिर मजबूत होता चला जाएगा, अवशिष्ट चुंबकत्व और मजबूत होता चलेगा और चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज बनने का प्रक्रिया होने स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसमें। मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? यहाँ पर मान लीजिए कि ये फील्ड वाइंडिंग हो गया, ये आर्मेचर वाइंडिंग हो गया, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापने के लिए कहाँ कहाँ जोड़ेंगे। जैसे ये हो गया प्रतिरोध, अगर इस प्रतिरोध को नापना है तो इस पॉइंट पे हम वोल्टमीटर ओमीटर जो भी जोड़ेंगे तो इस बीच का प्रतिरोध माप लेंगे। उसी प्रकार जो ये ब्रश लगा हुआ है इस पे संपर्क किया है आर्मेचर के कम्यूटेटर पर, तो इसी कम्यूटेटर और इस कम्यूटेटर पर और ब्रश के बीच में जोड़ेंगे तभी जाकर के संपर्क प्रतिरोध ब्रश संपर्क प्रतिरोध नापा जाएगा। इसलिए इसमें क्या होगा, ब्रश कम्यूटेटर, इसमें ऑप्शन कौन से होगा, विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध और ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। तो यहाँ पर ये ब्रश हो गया, ये कम्यूटेटर हो गया, तो ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, इसी के बीच में संपर्क प्रतिरोध को नापते हैं। ठीक है, किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? यहाँ पर ये लोड करंट जैसे ही बढ़ेगा, ये ग्राफ देख रहे होंगे, ये ग्राफ जैसे ही बढ़ेगा यहाँ पर लोड में जैसे ही करंट जाएगा। अब ये पहले तो मान लीजिए कोई मशीन है चल रही है, चाहे डीसी सीरीज जनरेटर होगा या चाहे शंट जनरेटर होगा, तो यहाँ पर शंट जनरेटर का ये ग्राफ दिया हुआ है जिसमें मान लीजिए कि वो चल रही है तो उस समय इतना वोल्टेज बना रही है। ठीक है, तो लोड में करंट जैसे जैसे बढ़ रहा है इसका वोल्टेज बहुत तेजी से ऐसे नहीं घट रहा है बल्कि बहुत धीरे धीरे घट के इतना सही घटा है। ठीक है, तो ये जो है आर्मेचर रिएक्शन के कारण घटता है और ये नीचे वाला जो है आर्मेचर के अंदर V बराबर आई आर जो होता है वोल्टेज ड्रॉप, उसके कारण घटता है। तो यक्स वाला भाग जो है आर्मेचर रिएक्शन के कारण घटता है। तो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड और आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है? तो चूंकि कंपाउंड जनरेटर का नाम पूछा है, कंपाउंड जिसमें सीरीज और शंट दोनों फील्ड वाइंडिंग होती है तो कंपाउंड जनरेटर होता है। यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है तो शंट फील्ड अगर सिर्फ आर्मेचर, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर फिगर बना हुआ था ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे यहाँ पर जुड़ जाए ऐसे, जैसे मान लीजिए कि ऐसे ऐसे यहाँ पर जुड़ जाए, तो यहाँ पर क्या था कि सिर्फ आर्मेचर के आर पार जुड़ा था, इसे लघु शंट यौगिक यानी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर को ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसमें शंट फील्ड आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा है न कि श्रेणी क्रम के। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर लेमिनेटेड बनाते हैं? चूंकि लेमिनेटेड बनाने का कारण है कि भंवर धारा हानियाँ कम होंगी, उसमें भंवर धारा हानियाँ
कम होंगे। भंवर धारा हानियाँ वो हानियाँ होती है जैसे जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र कटने पर आर्मेचर में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वैसे ही आर्मेचर का जो लेमिनेटेड कोर बना देने से उसमें भी वही प्रक्रिया फैराडे के चुंबकीय नियम के अनुसार, प्रेरण नियम के अनुसार उसके बॉडी पार्ट में बाइंडिंग के अलावा उसके बॉडी में भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने लगता है, जिससे मशीन गर्म होने लगती है। इसी से बचने के लिए जो आर्मेचर में कोर जिसे बनाया जाता है, उस कोर को लेमिनेटेड पट्टियों को इकट्ठा करके बनाया जाता है भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है? चूँकि हम जानते हैं डीसी जनरेटर में आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होगा, तो जो भी वोल्टेज V बनेगा उसमें V बराबर IA/RA जो होता है उसमें ड्रॉप बहुत कम होगा। उसमें चूँकि करंट बनेगा तो उसमें रेजिस्टेंस रहेगा, तो I × R ओम के नियम के अनुसार जो होता है V बहुत ज़्यादा उसमें लॉस होगा, इसलिए हमें टर्मिनल पे वोल्टेज कम मिलेगा। टर्मिनल पे वोल्टेज कम न मिले इसके कारण ही हम आर्मेचर के प्रतिरोध को बहुत कम रखते हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए ही आर्मेचर का प्रतिरोध उसमें कम रखा जाता है। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? चूँकि हम जानते हैं कि डीसी जनरेटर में जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होते हैं, स्व उत्तेजित जनरेटर होते हैं, उसका आर्मेचर में जो भी वोल्टेज बनता है खुद उसी में मशीन के अंदर ही घूमता है, और जब मशीन के अंदर वो घूमता है तो उसका पैदा करंट उसी के फील्ड में जब जाएगा तो वो चुंबक और भी मजबूत बनता है। तो उसी मजबूत चुंबक में जब आर्मेचर घूमता है तो और ज़्यादा वोल्टेज बनाता है। अतः अगर हम दूसरी दिशा में घुमाएंगे तो जो करंट होगा दूसरी दिशा में बनेगा, और वो करंट जब फील्ड में जाएगा, फील्ड वाइंडिंग में, तो चुंबक को एक दूसरी दिशा में बनाने की कोशिश करेगा, अतः जो पहले से बना हुआ चुंबक है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उसी बचने के लिए हम डीसी जनरेटर को इस विशेष डायरेक्शन में ही घुमाते हैं, न कि दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? वृक्ष को नुकसान से बचाने के लिए, ये भी गलत है। अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। थ्योरी के अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है? वाई कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। तो जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है बड़े डीसी जनरेटर में प्रयोग किया जाता है अधिक से अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए, ये भी गलत होगा। कम्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इधर देखते हैं, आर्मेचर न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन को बेअसर करने के लिए इसकी सही है। आर्मेचर रिएक्शन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो आर्मेचर में पैदा होता है जो चुंबक विद्युत वाहक बल, वो खुद का भी चुंबक बना करके जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसके चुंबक को कमज़ोर कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फील्ड वाइंडिंग का चुंबक ही कमज़ोर हो जाएगा तो आर्मेचर में बनने वाला विद्युत वाहक बल कमज़ोर होने लगेगा, जिसके कारण आर्मेचर प्रक्रिया को इसी प्रक्रिया को आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र कमज़ोर होगा तो इस प्रक्रिया क्या कहेंगे? आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो इसी आर्मेचर रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए ही कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करने के लिए ही क्या किया जाता है? बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति प्रयोग किया जाता है, यानी कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज निर्माण करने में विफलता होने का कारण क्या हो सकता है? तो इसमें अगर डीसी जनरेटर में अगर वोल्टेज सही से नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कि फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम कह रहे थे कि ये आर्मेचर ले लो, ये चुंबकीय क्षेत्र ले लो, फिर इसके बाद ये यहाँ पर ये लोड रेजिस्टेंस,
जो इसमें वोल्टेज मान लीजिए बनेगा तो एक यहाँ से करंट निकलेगा और कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तो इसमें रेजिस्टेंस का मान एक वैल्यू होगा, क्रांतिक वैल्यू, उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें रेजिस्टेंस के कारण करंट आएगा ही नहीं, तो इसमें चुंबक बनेगा ही नहीं, तो वोल्टेज बनेगा ही नहीं। जब वोल्टेज नहीं बनेगा तो वही पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण करने में अगर विफल है, अगर बन नहीं रहा है, इसका मतलब फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है? तो जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आर्मेचर, इसके समांतर क्रम में ये जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? ये शंट जनरेटर हो जाएगा, शंट जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या होता है? चूँकि हम जानते हैं कि ये जनरेटर का आर्मेचर हो गया, अगर इसको बॉडी रूप में संरचना बनाएं, ये सर्किट डायग्राम है उसका, अगर इसको बॉडी रूप में संरचना बनाया जाए तो ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा। ये क्या है? ये पोल शू है। ये क्या है? ये पोल शू है। इस पोल शू के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र जो इसमें बनता है समान रूप से आर्मेचर पे फैल जाता है, तो एयर गैप भी काफ़ी मेंटेन रखता है। तो एयर गैप को कम करें, क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं, चुंबकीय हानियों को कम करें, एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स फैलाता है। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? डी सही होगा। समान रूप से एयर गैप में फ्लक्स को फैला रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? तो स्प्लिट रिंग का कार्य क्या होता है डीसी जनरेटर में? कि हम जानते हैं कि डीसी जनरेटर है, मान लीजिए यहाँ पर डीसी जनरेटर, तो इस पर एक कटा हुआ, क्योंकि ये डीसी जनरेटर बनाते हैं, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसको एन कह सकते हैं, इसको एस कहते हैं, इसको आर्मेचर कह दें। इसको जब ऐसे घुमाते हैं तो चूंकि यहाँ पर क्या होता है, इस पर स्प्लिट रिंग बना रहता है, तो ठीक है, या तो स्प्लिट रिंग ऐसा नहीं होगा, उसकी इस तरीके से ऊपर कटा हुआ भाग रहेगा, इस तरीके से नीचे कटा हुआ, और यहाँ से बाहर तार ब्रश के माध्यम से निकलेगा। चूँकि जब ये ब्रश इस पर रगड़ खाएगा तो आधे भाग में दूसरे करंट आएगा तो इधर जाएगा, आधे भाग में करंट आएगा तो हो सकता है इसमें अंदर आए। इस प्रकार ये एक स्प्लिट रिंग का काम होता है कि जब इसमें करंट आएगा इधर से तो इस तरीके से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, यानी एक विशेष डायरेक्शन में ही जाने के लिए ये कहेगा। तो इससे क्या होगा कि डीसी बनकर निकलेगा, इसमें जो भी करंट बनेगा वो एसी बनेगा, और स्प्लिट रिंग से निकलेगा तो बन के डीसी बाहर निकलेगा। अतः क्या होगा, एक डायरेक्शन में करंट बहेगी, जैसे बैटरी का करंट एक ही डायरेक्शन में बहता है तो उसको डीसी बोलते हैं। तो इस प्रकार मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, ये गलत होगा। फिर कलेक्ट द करंट यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक ही डायरेक्शन में डीसी जनरेटर में जो स्प्लिट रिंग होता है एक ही डायरेक्शन में करंट को भेजेगा। अगला है, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो चूँकि कार्बन और ग्रेफाइट ऐसे मटेरियल हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कम्यूटेटर है, तो कम्यूटेटर पे एक ब्रश रगड़ करेगा तो एक कम्यूटेटर कॉपर का है, अगर ये भी कॉपर का बन जाए, दोनों लोहे का एक दूसरे पे रगड़ करेंगे तो जल्दी से जल्दी घिस जाएगा, इसलिए ये कॉपर वाला महंगा होता है। इसलिए जो हम पेंसिल में अगले नुकीले भाग से लिखते हैं काला काला होता है, वो कार्बन का होता है या ग्रेफाइट का, ठीक है। तो उसी मटेरियल का अगर बनाएंगे तो खुद एक ब्रश घिस जाएगा और ये कम्यूटेटर बच जाएगा। ये जो कि ये सस्ता होने के कारण इसको बार बार बदला जा सकता है ब्रश को, अतः कार्बन और ग्रेफाइट का बनाया जाता है ब्रश को डीसी जनरेटर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देते हैं? चूँकि हम जानते हैं कि डीसी जनरेटर में जो अवशिष्ट चुंबकत्व है बहुत ज़्यादा दिन से अगर रखा गया है, नहीं चला रहे हैं डीसी जनरेटर में, तो उसमें डीसी फील्ड वाइंडिंग में कोई करंट नहीं जा रहा है, तो धीरे-धीरे उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, या तो फिर उसको पीटेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है चुंबक का, या तो फिर उसे गर्म करेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाता है, या तो फिर बहुत दिन तक रख देंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है, भार में भारी शॉर्ट सर्किट, बिना लोड लगातार यानी रनिंग विदाउट लोड कंटिन्यूअस, बिना रुके लगातार कंटिन्यूअस रनिंग विदाउट ब्रेक। रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एवरी ऑफ्टेन। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर क्या है कि डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व तो खो जाएगा कब? जब हम उसको डायरेक्शन चेंज कर देंगे, घूमने का जो डायरेक्शन है चेंज कर देंगे, तो उसमें दूसरी डायरेक्शन में फील्ड वाइंडिंग में करंट जाएगा, तो जो पहले का डायरेक्शन में चेंज बना रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए हम जनरेटर को एक विशेष डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्लॉक वाइज घुमाएंगे, उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जनरेटर का चुंबकीय अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, जिससे वोल्टेज बनना उसमें खत्म हो जाएगा। इसलिए अगला क्वेश्चन है, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? अच्छा, हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द योक एंड पुल इन जनरेटर? यानी क्षेत्र कुंडली, आर्मेचर कोर, पटलित कोर, आर्मेचर वाइंडिंग कंडक्टर। चूँकि हम जैसे ये इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, एक क्या बना देते हैं, पोल शू है, ये मेन चुंबक है, और यहाँ पर आर्मेचर है, यहाँ पर दूसरा चुंबक हो जाएगा, इसमें दूसरे साइड का हो जाएगा, ठीक है। ये बीच में आर्मेचर है, जब तक इसमें पोल के माध्यम से आएगा, फिर आर्मेचर कोर के अंदर से होते हुए तब जाएगा दूसरे में, और ये इसी फील्ड, इसका आर्मेचर इसी फील्ड के दोनों के बीच में घूमता रहेगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि एक जनरेटर में, मान लीजिए ये जनरेटर है, ठीक है, ये जनरेटर है, ठीक है, इस जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य, ये ध्रुव है और योक दोनों ध्रुव हैं, इनके बीच चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो बीच में जो आर्मेचर है इसी के अंदर से होकर जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा? आर्मेचर कंडक्टर इन आर्मेचर देखिए, वाइंडिंग कंडक्टर इन आर्मेचर, इसी के माध्यम से ये चुंबकीय सर्किट पूरा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? ये वाइंडिंग कंडक्टर इन आर्मेचर, तो आर्मेचर के बीच से ही होकर चुंबकीय ध्रुव का परिपथ पूरा होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? मान लीजिए डीसी शंट जनरेटर का आपके दिमाग में फिगर आना चाहिए। जैसे डीसी शंट जनरेटर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर जो फील्ड वाइंडिंग होती है, जो ये वाला फील्ड वाइंडिंग, इसके क्या होता है, आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ा है। तो यही पूछ रहा है कि डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाती है? क्योंकि इसका अपना जब चुंबक बनता है ना, तो इस फील्ड वाइंडिंग के चुंबक को थोड़ा कमज़ोर कर देता है। तो चूँकि इसी चुंबक की वजह से इसमें विद्युत वाहक बल बना, और जब इसका चुंबक बन गया तो इसी चुंबक को कमज़ोर कर रहा है। तो इस प्रक्रिया को ही आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं, जिसे ख़त्म करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अतः इसमें आर्मेचर रिएक्शन के कारण बहुत ज़्यादा वोल्टेज तो नहीं खत्म होता, परंतु खत्म होता है। यानी जितना वोल्टेज इसमें पैदा होगा उसका 1-2% इसमें अगर ख़त्म हो जा रहा है, तो टर्मिनल पे हमको जो भी वोल्टेज मिलेगा बल्ब को, वो थोड़ा कम मिलेगा। तो आर्मेचर डीसी शंट जनरेटर में लोड पड़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव, ब्रशेस ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, ठीक है, आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण।
ब्रश वोल्टेज की गिरावट कम हो जाती है। शंट फील्ड प्रेरक में वृद्धि हो जाती है। तो बिकॉज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट के कारण इसमें क्या हो जाता है, डीसी जनरेटर में वोल्टेज कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर्मेचर रिएक्शन के कारण। लंबी दूरी की लाइनों के लिए, वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो लंबी दूरी का जो वितरण लाइन है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि कम्युलेटिव टाइप का, यानी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। कम्युलेटिव से मतलब होता है कि इसमें शंट फील्ड, कंपाउंड का मतलब कि शंट और श्रेणी दोनों फील्ड वाइंडिंग उस जनरेटर में पाए जाएंगे। और कम्युलेटिव का मतलब ये हुआ कि शंट फील्ड होगा, यानी शंट फील्ड का जो चुंबक होगा वो श्रेणी फील्ड के चुंबक दोनों एक दूसरे के सहायता करेंगे, तो दोनों का चुंबक मिल करके पावरफुल चुंबक बनेगा। और जब पावरफुल चुंबक बनेगा तो पावरफुल चुंबक में अगर आर्मेचर घूमेगा तो पावरफुल विद्युत वाहक बल बनेगा, यानी पावरफुल वोल्टेज बनेगा, जिससे दूर तक लाइन में जो विद्युत द्वारा यानी कि वोल्टेज अगर पावर भेजना है तो इसी प्रकार के कम्युलेटिव कंपाउंड प्रकार के जनरेटर का प्रयोग करेंगे, ताकि उसमें चुंबकीय क्षेत्र कमजोर ना हो और लोड के साथ बढ़ता रहे, मजबूत होता रहे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध, अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए कि ये डीसी जनरेटर है, ठीक है, डीसी जनरेटर का मतलब कि इसके अंदर कहने का मतलब जब चलते चलते नमी आ जाती है, बाहर का वातावरण इसके अंदर जब चला जाता है तो इसके वाइंडिंग जो होती है इस पर वार्निश चढ़ी होती है, वो वार्निश बाहर की नमी से प्रभावित होती है। और एक दिन ऐसा आता है जैसे लोहे में धीरे धीरे जंग लगने लगता है नमी के कारण, तो उसी प्रकार इसकी वाइंडिंग भी कमज़ोर होने लगेगी। उसके अथवा जो वाइंडिंग पे वो वार्निश चढ़ा होता है, वार्निश वो कमज़ोर होगा और वाइंडिंग एक दिन ऐसा आएगा शॉर्ट सर्किट हो जाएगी और जनरेटर ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसमें समय समय पे गर्म हवा इसके अंदर देंगे तो इसके अंदर की नमी ख़त्म हो जाएगी और इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर वही बात पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ब्रश को बार बार बदलना चाहिए, हीटिंग द मशीन बाय रनिंग पीरियडिकली, यानी समय समय पर मशीन को गर्म करना चाहिए। अतः ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा इसमें, ठीक है। बाकी आप सभी ऑप्शन इसमें देख सकते हैं क्या क्या है। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीसी जनरेटर में एक स्व उत्तेजित जनरेटर होता है, एक पृथक उत्तेजित जनरेटर होता है। तो डीसी जनरेटर में जो स्व उत्तेजित होता है उसमें, जैसे इसमें ये स्व उत्तेजित है तो यहाँ पर इसका धारा बनेगा तो इधर भी जाएगा, लोड की तरफ भी, इधर बल्ब अगर लगा है तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर से निकलेगा। तो यहाँ अपने ही करंट से इसमें मैग्नेट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये स्व उत्तेजित हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? तो अवशिष्ट चुंबकत्व का अभाव मतलब इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की ज़रूरत ही नहीं होती है इसमें, तो इसका मतलब एक पृथक से बाहर से सप्लाई इसको दिया जाए तो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अतः ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, अलग से उत्तेजित जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो आर्क जनरेटर में क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक जनरेटर है, ठीक है, जिसमें दो वाइंडिंग है, एक श्रेणी वाइंडिंग है और यहाँ पर कोई है आर्क, यहाँ पर वेल्डिंग कर रहा है, कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है।
ये वेल्डिंग कर रहा है। तो इस जनरेटर से जो भी करंट बनेगा तो आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का डीसी जनरेटर प्रयोग है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कराते हैं ना, तो वहाँ पर कौन सा जनरेटर प्रयोग करते हैं, तो उसी को पूछ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इस आर्मेचर में जो भी वोल्टेज बनता है इसका अपना भी चुंबक बनने लगता है, जो कि फील्ड चुंबक को कमज़ोर करता है। तो हम चाहते हैं कि जब इसमें यहाँ पर जब शॉर्ट सर्किट होता है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का मतलब यहाँ पर जैसे ही हम जाब पर ऐसे लाते हैं आर्क वेल्डिंग में, तो ये बहुत तेज़ी से करंट इसमें आता है। तो बहुत तेज़ी से करंट आएगा तो वो करंट इसी आर्मेचर से निकलेगा, तो आर्मेचर का चुंबक बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, तो जो कि इसको कमज़ोर करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जनरेटर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ज़्यादा देर तक इसमें इस तरीके से इसमें ज़्यादा देर तक इसमें करंट न आए, इससे सुरक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं कि डीसी जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है, दोनों एक दूसरे के डिफरेंशियल यानी विरोधी वाला प्रयोग करते हैं, ताकि जैसे ही आर्मेचर का करंट इसमें से जाएगा तो फील्ड वाइंडिंग से होकर जाएगा, तो फील्ड वाइंडिंग जैसे ही मजबूत होगी, ये शंट फील्ड का जो चुंबक है इसको कमज़ोर कर देगी। तो अब फिर इसके बाद कमज़ोर करंट इसमें बहेगा, तो इसमें एक लिमिट में करंट इसमें प्रवाहित होगी। इसीलिए डिफरेंशियल जनरेटर का प्रयोग करते हैं कि इसमें लिमिट में करंट प्रवाहित हो। इसके लिए क्या होता है कि जैसे ही डीसी आर्मेचर का करंट होगा, इसके अंदर से यानी डीसी सीरीज वाइंडिंग से यानी श्रेणी फील्ड से जाएगा, तो ये चुंबक जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे वैसे शंट फील्ड को ये कमज़ोर करेगा, तब जा कर के इसमें मेंटेन रहेगा, अपने आप ही अपना वोल्टेज मेंटेन हो जाएगा। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आर्क वेल्डिंग में। डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग यानी वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या होती है। चूँकि हम सभी जानते हैं कि अगर यहाँ पर मान लीजिए आर्मेचर है, ठीक है, यहाँ पर एक चुंबक है, इसी चुंबक के बीच में आर्मेचर अगर घूम रहा है, ठीक है, एन और एस के बीच में ये आर्मेचर घूम रहा है, तो इसमें अगर एक ही समांतर पथ में बहुत सारे चालक जुड़े हैं, तो सभी का V1 V2 यहाँ पर मान लीजिए V1 है, यहाँ पर V2 है, सब जुड़ करके यहाँ पर मिलेगा। तो चूँकि तरंग वाइंडिंग जब होती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 गो समांतर पथ होते हैं, और सभी का वोल्टेज यहाँ पर जो भी बनेगा सब एक दूसरे को V1 V2 इसमें V3 भी हो सकता है, ऐसे ही तो ये सभी जुड़ करके इस पर मिलते हैं, और हम यहाँ पर क्या होता है कि बल्ब को जला लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे कि वेव वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करंट प्राप्त करने के लिए हम लैप वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे। तो लैप वाइंडिंग का प्रयोग करने का मतलब कि इसमें बहुत सारे समांतर पथ होंगे, तो सारे समांतर पथों से ऐसे करंट निकलेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा करंट हमको मिल जाएगा। तो जब ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है तो हम लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसमें समांतर पथों की संख्या ज़्यादा होगी, सभी से करंट निकलेगा, एक इधर से करंट निकलेगा तो सभी का करंट मिल के निकलेगा, तो ज़्यादा करंट मिल जाएगा। अब वेव वाइंडिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 गो समांतर पथ होता है, तो 2 समांतर पथ होने का मतलब कि इसमें वेव वाइंडिंग में ज़्यादा वोल्टेज मिलता है, करंट कम मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें यानी वेव वाइंडिंग में कम धारा और उच्च वोल्टेज यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर है, कम्यूटेटर यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। कम्यूटेटर चूँकि ऐसा होता है इस तरीके से, आपको कम्यूटेटर और कम्यूटेटर राइजर इस तरीके से बताए थे, इस तरह से सेगमेंट होता है, इस पर ब्रश रगड़ करते हैं, इस पर कम्यूटेटर राइजर पे बहुत सारे आर्मेचर तार जुड़े। जब इसको काट करके फैलाया जाता है तो कुछ इस तरीके से फैल जाता है, और ये जब ऐसे घूमता है तो इस प्रकार से, अब इसको हम फैलाएंगे तो ये आगे की तरफ मान लीजिए घूम रहा है,
तो इस पर क्या होगा कि ब्रश ऐसे सटा रहता है, तो ब्रश कभी 1 नंबर पे सटेगा, कभी 2 नंबर पे, कभी 3 नंबर पे, कभी 4 नंबर पे, ऐसे सटता है। तो करंट इधर से आएगा, कभी इधर से आएगा, तो जो करंट आता है तो करंट इधर से निकलेगा। कहने का मतलब करंट इसमें कभी इधर से आएगा तो कभी इधर से आएगा, करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि करंट का डायरेक्शन स्मूथली मतलब धीरे धीरे से परिवर्तन हो, चेंज हो, इसके लिए करंट को कंट्रोल करने के लिए इसके रास्ते में यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। ये करंट को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो जो भी आर्मेचर में वोल्टेज बनेगा उसके कारण जब करंट बहेगी उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसके रास्ते में क्या जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धारा दिशा का आसानी से पलटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें। इसीलिए यहाँ पर आर्मेचर और कम्यूटेटर के बीच में ये रेजिस्टेंस जोड़ा गया है। ठीक है, चूँकि ये रेजिस्टेंस कम्यूटेटर राइजर पर जुड़ा होता है आर्मेचर चालक से जुड़ने से पहले, आर्मेचर चालक के साथ में। ठीक है, अगला सवाल है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है? डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग इसलिए कि पोल शू का ठोस लिख देने से इसमें कोई बात नहीं है, सिर्फ पोल शू ही, इसमें ठोस लिख करके आप सभी के दिमाग को इसमें गुमराह किया है। क्योंकि पोल शू का उपयोग किया जाता है कि जैसे डीसी जनरेटर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए और चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। ठीक है, चूँकि रिलक्टेंस कम होगा इसलिए पोल शू का काम यही होता है कि जब हम बनाते हैं इसमें इस तरीके से।